कारगिल युद्ध का वक्त था। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध की खबरें सामने आ रही थी। भारत माता की रक्षा के लिए लाखों युवा सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे। जब मातृभूमि की रक्षा की बात आई तो ऐसे में बेगूसराय के धरती का लाल पीछे कैसे हटते। उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास कर एयरफोर्स में धमाकेदार एंट्री मारी। उनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत बेगूसराय नवोदय विद्यालय से हुई। जब देश सेवा से वापसी बेगूसराय में हुआ तो फिर वो बेगूसराय नवोदय छात्रों के साथ वैसे ही झूमने लगे जैसे वो पहले झूमा करते थे। आज हम एक ऐसे ही विंग कमांडर ऑफिसर के बारे में बताएंगे जिनकी चुनौतियां भी कम नहीं रही, किंतु धर्म पत्नी का साथ मिला तो वो चुनौतियां समाधान में बदलते गई। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले रंजीत जी ये बताइए कि क्लास 1 रैंक ऑफिसर में आपको क्या चीज सुविधाएं थी? डिफेंस के क्लास 1 ऑफिसर की जहाँ तक बात है तो इंडिया की जितने भी जॉब हैं, क्लास 1 सर्विसेज हैं, उससे ये हट के है। बिकॉज आप जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए आप चॉइस देते हैं और आप सर्विस ऐसे करना चाहते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो आप नौकरी के लिए जाते नहीं। ये एक जीने का जरिया होता है। अदरवाइज आपको नौकरी करना है तो पीएनटी में जाइए, रेलवेज में जाइए, कहीं और जाइए। ये आर्मी ज्वाइन करना एक जीने का जरिया होता है। पहली बात तो ये। रही बात सुविधाओं की, तो चाहे क्लास 1 लाइफ हो या अन्य लाइफ हो, डिफेंस फोर्सेस में एक बेहतरीन सिस्टम है जिसमें फैमिली लाइफ बहुत ही टॉप क्लास की होती है, इसमें शक नहीं। और वो टॉप क्लास की इसलिए होती है कि हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के रखते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारी फैमिली लाइफ, बच्चों की लाइफ, वाइफ की लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि उनको एक बेहतरीन जिंदगी मिल सके। बिल्कुल। और सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी होती है कि रात के अंधेरे में आप 8 बजे 9 बजे भी जाइए तो लड़के, लड़कियां, बच्चे, महिलाएं सब वॉक करती रहती हैं, विभिन्न जगहों पे जाती रहती हैं। कहीं कोई तरह की बंदिश नहीं होती है, कोई तरह की मनाही नहीं होती है, कोई तरह का डर नहीं होता है। एक सिक्योर्ड एनवायरमेंट होता है। ये सारी सुविधाएं जो है, मैसेज की सुविधाएं, अन्य जो पर्क्स जिसको बोलते हैं, वो सुविधाएं होती हैं। तो इन सुविधाओं के बीच में क्लास 1 ऑफिसर भी होता है। स्वाभाविक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। सेना विभाग में जितने भी अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या अन्य ऑफिसर रैंक के अधिकारी कहते हैं कि सेना में जाओ तो मतलब वाइन का सेवन करना पड़ेगा, मतलब शराब का सेवन करना। कहाँ तक उचित है? बिल्कुल नहीं। आज के दिन में मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इस बात का फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जो कि पहला मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आज के दिन में चाहे ऑफिसर हो, जेसीओ जो, एनसीओ जो, कोई भी हो, मोर देन 50% यूथ, युवा, अच्छा, डिफेंस फोर्सेस में शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं। और वो अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में शराब की मौजूदगी है। भले वो पैसे की, लोग को गलतफहमी है कि वो फ्री में मिलता है, ऐसा नहीं है, उसमें पैसे खर्च होते हैं। पर आपको सीएसडी में भी शराब अवेलेबल है, बार भी अवेलेबल है, चाहे वो ऑफिसर्स मेस में हो, जेसीओज मेस में, एनसीओज मेस में, हर जगह बार की सुविधा है। और किसी भी ढंग की कोई बंदिश नहीं है। फैमिली के सामने भी, साथ में भी लोग शराब का सेवन कर सकते हैं, इस तरह का कल्चर है। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात बताइए कि बेटा बेटी बैठे हुए और वहाँ पे शराब पी सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। शराब को देखिए, शराब का सेवन या ना सेवन कोई अलग रूप नहीं है। लोग शराब के बाद जिस रूप से बिहेव और मिसबिहेव करते हैं, उसके कारण से शराब के लिए एक गलत सोच। अदरवाइज आप आज के डेट में किसी अपने इंडिया के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, दिल्ली या बॉम्बे या कहीं पे भी, तो आपको हर रेस्टोरेंट में बार का लाइसेंस होता ही है और लोग सेम ही टेबल पे शराब भी पी रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं फैमिली के साथ में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शराब पीने के बाद जो संस्कार में परिवर्तन होता है, जैसे बोलचाल की भाषा में, वो थोड़ा आपको नहीं लगता कुछ अलग? बिल्कुल है। इसी कारण से डिफेंस का जो डिफेंस सेटअप होता है वो कल्चर्ड होता है, डिसिप्लिन होता है। तो वहां पर जनरली आपको शराब पी करके हंगामा करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। परंतु मैं जो ये शराब का मैं ये बखान करना नहीं चाहता, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके यही वजह है कि इसमें पैसे खर्च होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई इससे कुछ विशेष फायदे नहीं है। आज के आधुनिक युग में आपको स्ट्रेस बस्टर के लिए शराब की सेवन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपके पास इंटरटेनमेंट के सोर्स हैं,
तो आप क्यों शराब पिए, क्यों अपने स्वास्थ्य का की हानि करें। तो अवेयरनेस बढ़ा है, शिक्षा बढ़ी है, और यूथ जो हमारे डिफेंस फोर्सेस में आजकल हैं उनको अब मानना है और समझते हैं वो इस बात को कि बावजूद इसके कि ये सारी ओपननेस और मौजूदगी है, इसका सेवन ना किया जाए तो बेहतर है। और यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर जो आज आप देखें, शराब पैसे होने के बावजूद भी जिस घर में खूब सारे पैसे हैं, बड़े धनवान हैं, जरूरी है कि सभी आदमी शराब का सेवन कर ही रहे हैं। वैसे तो मतलब कितना दिन जॉब का बचा? अभी तो बहुत दिन बचा था। आप तो खुद सोच देखिए, अगर आज भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं एक ट्रेन पायलट हूँ, आज मैं सिविल में, चलिए एयरफोर्स को तो मैंने क्विट कर दिया, सिविल में मैं फ्लाइंग करने जाऊं तो आज भी 18 साल तक मैं रिटायर नहीं होऊंगा। 65 इयर्स तक मैं फ्लाइंग कर सकता हूँ, हर महीने 8-10 लाख रुपए। लेकिन लोग 60 या 65 साल के बाद समाज सेवा में आते, मतलब पूरा लाइफ को जी लेते हैं, अपने फैमिली को सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं राजनीति में, और आते हैं कहते हैं कि हमको राज्यसभा भेज दीजिए, विधानसभा विधान परिषद भेज दीजिए, या फिर टिकट लेके राजनीति में आइए। आपने उससे पहले छोड़ दिया, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, उन सारी चीजों को मतलब कि सेक्रीफाइस कैसे हुई? देखिए, ये एक आप बहुत ही मेरे थोड़ा भावुक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि फैमिली के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है। मेरी वाइफ जब वो 18 साल की उम्र की थी तभी उसकी शादी हुई थी, तो नेचुरली उसने क्लास 1 लाइफ का वो आदत सी पड़ गई, और उसने देखा भी फैसिलिटी। कहते हैं कि जब मेरी वाइफ डिफेंस के सेटअप में किसी मेस में जाती थी, अगर मेरे साथ गई, अकेले गई, तो वहां पे बैठे हुए, भले उनकी उम्र 55 साल, 56 साल, 57 साल, भले वो एयर मार्शल के रैंक पे हो, वो भी उठ के खड़े हो जाते थे, और इसका एज कम होने के बावजूद मेरी वाइफ को मैम कह के बात करते थे। और सेम ये कल्चर है हमारा, विमेन के लिए हमारा रिस्पेक्ट उसी ढंग का है, ये डिफेंस फोर्सेस का कल्चर होता है। और उस लाइफ को, उस क्लास 1 लाइफ को छोड़ करके वो आज मेरे साथ यहाँ रह रही है। उसके पास ऑप्शन ये भी थे कि यहाँ न रह के, भले मैंने रिटायरमेंट ले लिया, तो वो जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे बेंगलोर में, जी दोनों बच्चे बेंगलोर में, तो स्वाभाविक है, घर है, सब कुछ है, तो वहां भी रह सकती है। लेकिन मेरी वाइफ का जो सेक्रीफाइस मैं इससे बोल रहा हूँ, उनका जो त्याग है वो मेरे से ज्यादा है। रीजन मैं बताऊंगा कि वो लोग अपनी पैशन के लिए जीता है, मैं जॉब भी छोड़ा हूँ, और मैं बेगूसराय रहने आया हूँ, जमीनी स्तर पे काम करने आया हूँ। ये मेरा पैशन है, और ये पैशन काफी दिनों से था कि मुझे पब्लिक की सेवा मेरा पैशन रहा है। राजनीति में आके करूं या अदरवाइज करूं, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे पैशन को जिंदा रखने के लिए अपना त्याग किया है, और वो मेरे साथ ये सारा कुछ स्वीकार कर रही है। और आज वो मानती है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है और सपोर्ट करना चाहती है, साथ देना चाहती है, ताकि मैं कम से कम मानसिक रूप से वो साथ दे। मेरे साथ वो फील्ड में तो जाती नहीं, बिल्कुल। तो ये लगता है कि कम से कम सुबह में हम जब घर से निकल रहे हैं तो मानसिक तौर पे वो मेरा सपोर्ट कर रही है, और मेरे अंदर भी ये इच्छा रहती है कि मैं लौट के वापस घर जाऊं, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अच्छा, कभी ये थोड़ा इंटरनल है कि कभी आपकी वाइफ ने कहा कि हम गलत जगह आके फंस गए, या फिर किसी कारणों से, मतलब कि मेरा वन रैंक ऑफिसर वाला लाइफ था, फिर हम यहाँ पे आ गए, आखिर आप वाइफ को कैसे मनाए कि हम बेगूसराय शिफ्ट हों? मैं तभी बोल रहा हूँ, देखिए ये सब तो हर परिवार में इस तरह की बातें तो होती हैं, डिस्कशन पॉइंट होता है। स्वाभाविक है कि जिस ढंग की जिंदगी देखी, जिस जगह पे देखी, जिन शहरों में देखा इन्होंने, मॉल की लाइफ, क्लब्स की लाइफ, वॉकिंग स्ट्रीट की लाइफ, और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की, वो बेगूसराय में जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ तो मैं कितनी भी सुविधा करने की कोशिश करूँ संभव नहीं है। तो ये दिमाग में आता भी है, और उनके दिमाग में भी आता है, कभी एक आधा बार लाइटर इसमें डिस्कशन हुआ भी है, लेकिन वो लाइटर डिस्कशन है, उन्होंने कभी क्रिब नहीं किया है, शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका मानना है, अरे सनातन काल में देखिए ना, भगवान श्री राम वनवास गए थे, तो माता सीता उनके साथ चल पड़ी थी। तो ये इसलिए नहीं कि उनको साथ अकेले रहने से क्या होता नहीं होता, वो रामायण की बात है। अच्छा, राजनीति में आने का क्या कारण है फिर, मतलब कि वहां से शिफ्ट होने का बेगूसराय का क्या कारण है?
आप पब्लिक से क्यों जुड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरी जिंदगी में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूँ। मैं जन सेवा के भाव से जो आया हूँ, इसमें मेरी एक बहुत ही मेरा छोटा स्वार्थ है, और वो छोटा स्वार्थ आप जानेंगे तो आप भी ताजुब करेंगे कि मैं ऐसा विचार रखता हूँ कि मेरे जीते जी मुझे कुछ ना मिले, लेकिन मेरे गुजरने के बाद, मेरे मरने के बाद कम से कम इस जगह से 1000 लोग मुझे विदा करने के लिए सिमरिया घाट पहुंचे, मेरे श्मशान में पहुंचे। ये जो सोच है, क्यों है? क्योंकि मरने के बाद वही लोग विदाई देने श्मशान पहुंचते हैं। फूल तो दे आते हैं, लेकिन श्मशान वही लोग पहुंचते हैं जो दिल से जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम 1000 आदमी मेरे से दिल से जुड़े हों। कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब मैं जन सेवा में उनके साथ जुड़कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि उनकी जरूरत पूरा कर सकता हूँ, तो सेवा भाव से सरकारी स्तर पर मैं उन सुविधाओं को उपलब्ध कराऊं, और ये भाव आए कि हाँ, जन सेवक ऐसा होना चाहिए। देखिए, पहले भी मैं नौकर ही था, पहले मैं सरकारी नौकर था, अब मैं सरकार से ऊपर जनता का नौकर बनने की सोच रहा हूँ। नौकर ही बनना है, मुझे ईश्वर ने पैदा ही किया है नौकर बनने के लिए। अच्छा। मुझे मालिक बनने की ना इच्छा है, ना कभी बनूंगा, और ना कभी बनने की कोई तमन्ना है। सिर्फ हाँ, एक तमन्ना है, वही विदाई के लिए, कि जब मैं गुजरूं तो कम से कम उस दिन मैं देखने के लिए तो रहूंगा नहीं, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए नहीं रहूंगा। 1000 लोग कम से कम है कि लोग मेरे साथ में हमको अलविदा करने पहुंचे। ये बहुत छोटी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी है, लोगों के लिए शायद ये छोटी सी ये लगेगी बात, पर इस भाव से जब आए हैं तो हम तन से, मन से, धन से समर्पित हो चुके हैं। और जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, जब लोग जानने लगते हैं धीरे धीरे, तो उसके बाद मेरे से जुड़ करके मुझे इस बात की खुशी भी है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ। हिंदू हैं, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, कोई भी हो, जाति से उठकर, संप्रदाय से उठकर, मेरे जितने मित्र हैं, बंधु हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, मैं किन्हीं से अलग नहीं हुआ, वो मेरे से अभी तक अलग नहीं हुआ।